नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव प्रताप और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल द खबरीलाल। हाजिर हूँ आज फिर एक और बड़ी खबर के साथ। खबर बिल्कुल वैसी ही है जैसा आपने थंबनेल में देखा है और बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की खबर। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपको हमारी किसी खबर से कोई शिकायत है तो हमें अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में लिखें। और अब चलते हैं खबर की ओर। दोस्तों, क्या देश की बड़ी जांच एजेंसियां जैसे सीबीआई है या ईडी है, क्या ये बिना सबूत के, बिना एविडेंस के मुकदमा दर्ज कर रही है, केस दर्ज कर रही है, लोगों को गिरफ्तार कर रही है, जेल भेज रही है, बिना सबूत, बिना एविडेंस, बिना डॉक्यूमेंट? सीबीआई और ईडी जैसी बड़ी एजेंसियां बिना जांच पड़ताल, बिना किसी क्या हवा में मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई कर रही है? अब ये बात मैं नहीं बड़ी कह, एजेंसी, ये बात देश की सबसे बड़ी अदालत के जज जस्टिस संजीव खन्ना सबसे बड़ी अदालत और उनके जो आज ऑब्जर्वेशंस वो इस देश की बुनियाद, इस देश के संविधान की बुनियाद को हिलाने के लिए पर्याप्त है। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब, इनके साथी जस्टिस संजीव खन्ना आज मनीष सिसोदिया, जी हाँ, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के मामले की सुनवाई कर रहे थे। मनीष सिसोदिया महीनों से ईडी के एक मामले में जेल में है, लेकिन संजीव खन्ना साहब ने आज जो कुछ कहा, आज उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे चौंकाने वाले, आप चौंक जाएंगे सुनकर, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कहा वो मोदी सरकार की जांच एजेंसियों पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, उनकी साख पर, उनके कामकाज के तरीकों पर। और संजीव खन्ना साहब ने जो प्रमुख बातें कही, मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने सबसे पहले कहा कि जिस केस में मनीष सिसोदिया को आपने जेल में डाल रखा है, सलाखों के पीछे डाल रखा है, वो केस तो मनीष सिसोदिया पे बनता ही नहीं, केस ही नहीं बनता उन पर। और उन्होंने कहा कि अब तक केस ही नहीं बनता है। आप मनीष सिसोदिया पर रिश्वत के, करोड़ों रुपए की रिश्वत के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक भी सबूत आपने अभी तक डॉक्यूमेंट्स पर नहीं दिखाया है जहां मनीष सिसोदिया ने रिश्वत ली हो और ये साबित हो। एक भी सबूत नहीं दिखा पाए। 1 रुपए की रिश्वत साबित नहीं होती। बिल्कुल। उन्होंने तीसरी बात कही, उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का आप केस बता रहे हैं कि ये केस सीबीआई से इसलिए ईडी को गया क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग थी, काला धन था, लेकिन ये केस तो मनी लॉन्ड्रिंग का दिखता ही नहीं। जी, काला धन। और जस्टिस संजीव खन्ना ने चौथी बड़ी बात कही, और चौथी बात ये कही कि जब ये केस अदालत में आएगा, हियरिंग होगी, ट्रायल होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, तो ये केस 2 मिनट में ये केस ढेर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, ये केस जैसे हवा में हो। 2 मिनट में केस ढेर हो जाएगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि हमारी और आपकी इस दौर में क्या हैसियत है, क्या बिसात है, जहां दिल्ली के, जी हाँ, देश की राजधानी में जो राज्य सरकार है, उसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो पूरी सरकार चला रहे हो, मनीष सिसोदिया, अगर उनको बिना किसी सबूत के जेल भेजा जा सकता है और महीनों के लिए सलाखों के पीछे रखा जा सकता है, बिना सबूत, बिना एविडेंस। और चौंकाने वाली बात यह है कि जिस केस में बिना सबूत मनीष सिसोदिया अंदर गए, जेल गए, उसी केस में संजय सिंह को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। संजय सिंह को भी उसी केस में जिसमें एविडेंस नहीं है, एक और नया खेल मोदी सरकार की एजेंसी, गिरफ्तार किया गया। कल्पना कीजिए इस दौर की और एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी की। देखिए, हमने तो वही बातें रखी जो हर वक्त रख रहे हैं कि कोई कहीं रिकवरी नहीं है, कोई कहीं एविडेंस नहीं है, कोई एक पैसे का लेन देन नहीं है, क्योंकि स्कैम कभी हुआ ही नहीं। ये ईडी और सीबीआई केस इन्वेस्टिगेशन ही स्कैम है। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, जो बिग क्वेश्चन है, जो आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना के ऑब्जर्वेशन से जो सामने आ रहा है, जो उभर रहा है, जो बड़ा सवाल, बिग क्वेश्चन, कि क्या मोदी सरकार, मोदी और अमित शाह जी की ये जो सरकार है प्रचंड बहुमत वाली, क्या ये राजनीतिक विद्वेषवश, जहां आप कहीं ना कहीं बाइस्ड हैं सामने वाले नेता से क्योंकि वो विपक्ष का है, क्या राजनीतिक विद्वेषवश मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं?
नेताओं को जेल भेजा जा रहा है बदले की भावना से। और क्या इंडिया अलायंस के कई नेताओं, जिसमें कुछ मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, क्या इन नेताओं को भी मनीष सिसोदिया की तर्ज पर, संजय सिंह की तर्ज पर, या सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना साक्ष्य के, पुख्ता सबूत के जेल भेज दिया जाएगा? क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले मोदी जी विपक्ष को बिखेरना चाहते हैं, इंडिया अलायंस को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि लड़ाई वोट शेयर और वोट बैंक की है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ चंद सेकंड लेना चाहता हूं, थोड़ा सा ईडी के इस खेल को और समझाऊं, और खासकर संजीव खन्ना जैसे जस्टिस, देश की सबसे बड़ी अदालत के जज, ये कहने पे क्यों मजबूर हुए कि ईडी जैसी संस्थाएं हवा में केस बना रही हैं। जरा संजय सिंह का मामला देखते हैं जी। अब दोस्तों, ईडी ने जो संजय सिंह पर केस बनाया, और इससे पहले वही केस जब मनीष सिसोदिया पे बनाया था, यानी लिकर केस, उसमें एक साहब का नाम आता है, और उन साहब का नाम है दिनेश अरोड़ा। दिनेश अरोड़ा जो हैं, ये दिल्ली के एक शराब के ठेकेदार हैं, आप इनको लिकर बिजनेसमैन कह सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। ईडी का कहना है कि दिनेश अरोड़ा ने गवाही दी है, उन्होंने बयान दिया है कि साहब संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से मिलवाया था, और दिनेश अरोड़ा ने चेक के मार्फत कुछ पैसा आम आदमी पार्टी को दिया था, दान दिया था, चंदा दिया था, और बाद में उनको ठेका दिया गया। तो सारा जो केस, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह, सारा केस संजय सिंह पर और मनीष सिसोदिया पर दिनेश अरोड़ा की गवाही पर खड़ा किया गया। और इसी पर आज जस्टिस खन्ना ने कहा कि भाई, अगर कोई भी व्यक्ति गवाही दे देगा तो गवाही के सबूत बन जाएगा। अगर दिनेश अरोड़ा जैसा व्यापारी, जिसको आपने सरकारी गवाह बना दिया है, आपने राहत दे दी है, अगर वो आदमी कह रहा है कि हमने इतने पैसे अगर हमने संजय सिंह को दिए, या इतने पैसे हमने मनीष सिसोदिया को दिए, तो वो पैसे कहां हैं? किसको पैसे दिए? किसके पैसे थे? और वो पैसे का सबूत कहां है? प्रूफ कहां है कि ये पैसा मनीष सिसोदिया के खाते में आया, ये पैसा संजय सिंह के खाते में आया, ये पैसा कहां से ओरिजिनेट हुआ, इस पैसे का सोर्स क्या है, पैसा कहां है, साक्ष्य कहां है, एविडेंस कहां है? बिना सबूत के आपने इल्जाम लगा दिया, मुकदमा दर्ज कर दिया, गिरफ्तारी कर दी, जेल भेज दिया। अब दोस्तों, ये पूरा जो मामला है, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी तक सीमित नहीं है, ये मामला इंडिया अलायंस के और भी कई नेता हैं, और इसी तरह के चार्जेस उन पर लगे। चार्जेस भूपेश बघेल पर लगे हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के। चार्जेस जो हैं इसी तरह के भ्रष्टाचार के, वो हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उन पर भी लगाए गए। इसी तरह के चार्जेस अभिषेक बनर्जी पर भी लगाए गए हैं, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनकी भी घेराबंदी हो रही है। और ईडी कहीं ना कहीं संजय सिंह के बाद अब केजरीवाल पर भी फंदा कसना चाह रही है, उन्हें भी जेल भेजना चाह रही है, क्योंकि मोदी जी, ऐसा लोग कहते हैं, वो चाहते हैं कि 2024 से पहले ही आम आदमी पार्टी को समाप्त कर दें। फिर पंजाब में देखा जाएगा, दिल्ली में देखा जाएगा, गुजरात में देखा जाएगा, लेकिन पहले आम आदमी पार्टी को समाप्त करो। उसके बाद हेमंत सोरेन की तरफ देखेंगे और ममता बनर्जी की तरफ देखेंगे। ऐसी गलियारों में, सत्ता के गलियारों में बातचीत है। अब सच क्या है, होने क्या जा रहा है, ईडी क्या करने जा रही है, चर्चा है। मुझे लगता है कि टाइगर जैसा एक बेखौफ पत्रकार, जो हालात पर भी नज़र रखता है और कैमरे से डरता भी नहीं है, दम खम के साथ बोलते हैं, टाइगर उन्हीं के पास चलते हैं, समझते हैं होने क्या जा रहा है 24 से पहले। टाइगर, जिस तरह का आज हम एक टिप्पणी देख रहे हैं, जो रुख देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना, जस्टिस संजीव खन्ना का ये कहना कि भाई इस केस में तो कोई दम नहीं है, मनीष सिसोदिया ने पैसा नहीं लिया, मनीष सिसोदिया ने रिश्वत का कोई सबूत नहीं है, मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस जब सुनवाई पे आएगा तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जज बोल रहा है ईडी से कि तुम्हारे केस में कोई दम नहीं है, ये 2 मिनट केस स्टैंड नहीं कर सकता, ये हवा हवाई है। इस तरीके से देश की सबसे बड़ी आर्थिक अपराध
एजेंसी इस तरह से जांच कर रही थी? इस तरह से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री स्तर के लोगों को जेल भेजा जा रहा था? टाइगर दीपक जी, मैंने कई बार आपके शो में कहा ये एजेंसियां 2014 से लेके टॉमी घर के टॉमी की जैसी हो गई थी। टॉमी छू बोला तो काटता है, टॉमी नहीं चाचा है अपने तो चाटना, पैर चाटने शुरू कर देता है। टॉमी को चोर से कोई मतलब नहीं है, टॉमी को मालिक के छू करने से मतलब। मुझे दया आती है जिस संजय मिश्रा के लिए सरकार बार बार सर्वोच्च न्यायालय से लड़ाई बोल ले रही थी, सर्वोच्च न्यायालय के सामने गिड़गिड़ा रही थी, इन्हें और समय दे दीजिए, इनको और समय दे दीजिए। ऐसा क्या यूएसपी था संजय मिश्रा का? संजय मिश्रा का यूएसपी यही दिखता है मुझे कि बिना पैर सैर, बिना सोचे समझ के, बिना कोई कानून का धारा लगाते हुए बस आप उठाओ डालो जेल, ऊपर से आदेश आया जेल में डालो, कोई भी धारा लगा दो, कोई भी कानून लगा दो। सर्वोच्च न्यायालय में जब तक मामला जाएगा तब तक देखा जाएगा, तब तक तो रगड़ लो। आज सर्वोच्च न्यायालय में 2 दिन से मामला चल रहा है मनीष सिसोदिया। कितने दिन हो गए मनीष, कितने महीने हो गए मनीष सिसोदिया की जेल में? जी क्या गुनाह था उनका? उनके ऊपर पीएमएलए लगा दिया आपने, मनी लॉन्ड्रिंग वाला एक्ट लगा दिया। आज सर्वोच्च न्यायालय ने एक सिंपल सी बात पूछी, अरे भाई रिश्वत देता है कोई आदमी तो पैसा देता है ना, रोकना कहाँ है? वेयर इज मनी? जब तक पैसा इधर से उधर नहीं होता, लेन देन पैसे का नहीं हुआ, तो ये इसमें मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आ गया? जी कल तो उन्होंने कहा कि साहब वो 30 लाख का चेक दे दिया था वो चंदे के लिए, तो बोले चंदा किसको दिया? बोला पार्टी को दिया। बोले पार्टी को पार्टी बनाओ। टाइगर, यहाँ पर एक सवाल, एक बहुत बुनियादी सवाल मैं कर रहा हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज संजीव खन्ना ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया पर कोई केस नहीं बनता है, अगर वो ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को आप मनी लॉन्ड्रिंग में, काले धन के मामले में नहीं फंसा सकते, आपके पास रत्तीभर सबूत नहीं, अगर वो ईडी से कह रहे हैं, तो अगर मनीष सिसोदिया नहीं फंसते हैं अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, तो फिर संजय सिंह इसमें कैसे मुलजिम बन गए? संजय सिंह तो उनके ऊपर आरोप है कि वो एक दिनेश अरोड़ा जो बिजनेसमैन थे उसको मनीष सिसोदिया के पास मिलवाने ले गए। भाई मैं आपको और नंगा कर रहा हूं इनको। ये हमारे तथाकथित हजारों लाखों रुपए की तनख्वाह लेने वाले, और ये जो वकील साहब है आज कोर्ट में जो खड़े थे, सरकारी वकील, ये भी मोटी फीस लेते होंगे। आज देखिए क्या उन्होंने प्रोसेस दिया, बोला ही वॉज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो खन्ना जी ने कहा, जस्टिस खन्ना जी ने कहा कि अरे भाई किडनैपिंग के केस में प्रोसेस हो सकता है, क्रिमिनल ऑफेंस। किसी को किडनैप किया, उसकी फिरौती नहीं दी, लेकिन किडनैप करना ही अपने आप में एक क्रिमिनल केस हो सकता है जी। लेकिन कोई पॉलिसी बनाना कैसा क्रिमिनल केस हो सकता है? बिल्कुल। उन्होंने कहा कि कोई भी पॉलिसी आप बनाएंगे तो उसमें एक पार्टी, कुछ ना कुछ लोग बेनिफिशियरी होंगे, कुछ ना कुछ लोग दुखी भी होंगे। कोई भी सरकारी पॉलिसी से होता है। तो जो दुखी होते हैं वो प्रेशर ग्रुप बनाते हैं, लॉबिंग करते हैं। ऐसी नीतियां बना ही नहीं सकते हो जिसमें सभी खुश हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो दुखी होते हैं, कुछ ना कुछ। तो उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया कहां से प्रेशर ये हो गए। उन्होंने कहा कि साहब वो बोल सकते थे कि ये पॉलिसी मैं नहीं साइन करूंगा। बोले क्यों नहीं करेंगे? गवर्नमेंट की पॉलिसी है उनकी जी। आपने कहा ये पॉलिसी गलत हो सकती है, वो डिबेटेबल इशू नहीं है। आपने इनको मनी लॉन्ड्रिंग का कैसा गिरफ्तार किया? मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पैसा कहां है बताइए, पैसा कहां है? बोले वो 30 करोड़ रुपए गए, 100 करोड़ रुपए गए गोवा में। जस्टिस खन्ना हंस दिए, बोले 100 करोड़ 30 करोड़ ये गोवा में, पैसा किसी और के पोजीशन में, इसका उपयोग कोई और कर रहा है किसी और के लिए। मनीष सिसोदिया का क्या? गोवा के चुनाव में पैसा, अरे लेकिन मनीष सिसोदिया का क्या? पार्टी ने पैसा लिया, पार्टी ने पैसा खर्चा किया, उम्मीदवारों के लिए पैसा खर्चा किया, प्रिंटिंग के लिए, पब्लिसिटी के लिए पैसा खर्चा किया। मनीष सिसोदिया किधर है? केस इज ऑन मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया के पास पैसा कहां मिला? टाइगर, मैं आपकी सारी बातें मान गया, मैं जस्टिस संजीव खन्ना की भी सारी बातें मान गया कि खन्ना साहब ने, जज साहब ने, देश की सबसे बड़ी अदालत के जज है संजीव खन्ना, उन्होंने कहा कि भाई ये केस नहीं बनता है, मनीष सिसोदिया ने पैसा नहीं लिया, मनीष सिसोदिया से आपने 1 रुपया बरामद नहीं किया, मनीष सिसोदिया ने तो नियम बनाया था, नियम सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन इस नियम की आड़ में मनीष सिसोदिया ने रिश्वत कहां ली ये बताइए, आप बता नहीं पाए। चलिए मैंने सारी बातें मान ली,
कि ना कोई सबूत है, ना तथ्य है, ना दस्तावेज है, ना ही कोई मकसद है प्रूव करने का, मान लिया जी। सवाल इस बात का है कि देश की सबसे बड़ी एजेंसी जो वित्त मंत्रालय के अंडर में आती है और जिसको पीएमओ मॉनिटर करता हो, अमित शाह वहां बैठे हो, निर्मला सीतारमण बैठी हो, प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र उसकी सरकार उसे चला रही हो, क्या हमारे देश में इस तरह से मुकदमे दर्ज हो रहे हैं जिसमें कोई सबूत नहीं? क्या ईडी जो है पुलिस के थाने चौकी से भी बदतर है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। 2014 से लेके कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं आप? मदर ऑफ डेमोक्रेसी 4 बार बोलने से मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होती। संविधान बोलने से संविधान नहीं होता, और 10 बार गरीब बोलने से गरीब नहीं होता। गरीब होने की तपिश होनी चाहिए। संविधान का नाम लेने के पहले संविधान समझ लेना चाहिए। असंवैधानिक काम करके संविधान की आड़ लेने वाले लोग जब सत्ता में बैठे हो तो एजेंसियां ऐसा ही नंगा नाच करेगी। चलिए टाइगर, एक चीज और पूछता हूँ, इसी सवाल को फिर से पूछता हूँ एक नए तरीके से जो मेरे दिमाग में आ रहा है। चलिए मान लिया मोदी जी और अमित शाह आम आदमी पार्टी से परेशान थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अकाली दल और भाजपा की सरकार वहां से हटा दी पंजाब से। भाजपा की सरकार 2 बार लड़ी अरविंद केजरीवाल से और दोनों बार मुंह की खाई दिल्ली में। तो मैं मान लेता हूं कि मोदी जी पंजाब में आम आदमी पार्टी से हार रहे थे, मोदी जी 2 बार आम आदमी पार्टी से दिल्ली में हार गए बुरी तरह से, और आम आदमी पार्टी गुजरात में मोदी के घर में पहुंच गई चुनौती देने। तो चलिए मोदी और अमित शाह परेशान थे, उनकी राजनीति पे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी झाड़ू लगाने की कोशिश कर रही थी, मान लिया मैंने, और उन्होंने एक जैसे कोई भी नेता होता है दूसरे नेता को खत्म करने की कोशिश करता, मान लिया। तो मोदी और अमित शाह आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रहे थे, फिक्स करना चाह रहे थे, ये बात मैंने मान ली। चलिए, लेकिन जो होम सेक्रेटरी है, जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, कैबिनेट सेक्रेटरी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, तमाम जो आईएएस अधिकारी बड़े बड़े बैठे हैं जिनका काम है निगरानी करना कि सरकार कुछ गलत ना कर दे, इनको सही करो। ये जो हमारी यहाँ आईएएस की जमात, इतने सीनियर आईएएस 30 साल 35 साल का तजुर्बा जो भारत सरकार में बैठे हुए हैं, इन्होंने नहीं रोका। इन्होंने नहीं कहा कि यार ये फर्जी मुकदमे दर्ज मत करो, किसी दिन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो अपमान होगा सरकार का, बेइज्जती होगी, सबूत इकट्ठा करो, पैसे की ट्रेल ढूंढो, तब मुकदमा दर्ज करो। संजय मिश्रा को फाइनेंस सेक्रेटरी ने क्यों नहीं समझाया? संजय मिश्रा को रेवेन्यू सेक्रेटरी ने क्यों नहीं समझाया? संजय मिश्रा को प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएमओ ने क्यों नहीं समझाया? ये जो बड़े बड़े आईएएस अधिकारी थे, इन्होंने ईडी को क्यों नहीं समझाया कि भैया थोड़े सबूत इकट्ठे करो? क्या मतलब कुएं में भांग पड़ी थी या भांग में कुआं था? दीपक भाई, ये कौन होते हैं? ये मैं नहीं समझा। मैं आप जो बोल रहे हैं आपका सवाल ही नहीं समझ पाया। होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2014 से है कैबिनेट सेक्रेटरी है कहाँ? होम सेक्रेटरी भी मोदी जी है, फाइनेंस सेक्रेटरी भी मोदी जी है, कैबिनेट सेक्रेटरी भी मोदी जी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी मोदी जी है, गुजरात के चीफ सेक्रेटरी भी मोदी जी है, महाराष्ट्र के डीजीपी भी मोदी जी है। सब कुछ मोदी है। सब कुछ मोदी है। कोई बाकी लोग क्या की हड्डी नहीं है। बाकी लोग मूर्तियां हैं। मूर्तियां नहीं, रबर स्टैंप है। आरबीआई के गवर्नर जो सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि ये गलत है, उनको उठा के फेंक दिया जाता है। जो अधिकारी देख रहे ना ये कहने की ताकत रखेगा कि ये गलत है, उसका ट्रांसफर होगा, उसको लूप लाइन में फेंक दिया जाएगा। क्योंकि जो अधिकारी मोदी जी को सलाह देने की स्थिति में है, इसका मतलब मोदी जी को वो चीज पता नहीं, इसलिए वो सलाह दे रहा है। मोदी जी से कोई ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज्यादातर जो हमारे देश के आईएएस हैं, आईपीएस हैं, इनकी कोई दुखती रग मोदी जी ने पकड़ रखी है, डर के मारे वो बोल नहीं पाते, हिम्मत नहीं कर पाते। वो भी डरते हैं। सबको पता है उनके पास क्या है, सबको पता है उनके पास क्या है। मैं चैलेंज करता हूं, कोई सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर आके कहे कि ये मेरी तनख्वाह है, मेरी प्रॉपर्टी, ढूंढो क्या मिलेगा आपको। 1% मिल जाए तो मिल जाए, वो भी कहीं लूप लाइन में पड़ा होगा। क्रीमी पोजीशन पे रहने वाले तो सबके अपने रेले में पड़ा होगा बेचारा।
हम सुपारी पत्रकारिता नहीं करते दीपक भाई। सवाल फिर एक का यदि जन्म कुंडली निकालना जाए तो देश हक्का भक्का रह जाए। जी नहीं टाइगर, यहाँ पर एक सवाल ये है कि अगर हमारे देश की जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, ईडी है, सीबीआई है, अगर इसमें जो एक्सपर्ट हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, जिन्हें एक्सपर्ट माना जाता है, जिनके पास सारे संसाधन हैं, हर तरह के जासूसी उपकरण हैं, अगर वो सबूत नहीं ढूंढ पा रहे, अगर वो मनी ट्रेल नहीं ढूंढ पा रहे, 100 करोड़ रुपए में 1 रुपया भी बरामद नहीं कर पा रहे, तो ये फिर केसेस कैसे बनाए जा रहे हैं, मुकदमे कैसे दर्ज हो रहे हैं, अरेस्टिंग कैसे हो रही है, जेल में कैसे डाला जा रहा है, किस तरह की व्यवस्था चल रही है इस देश में? दीपक भाई, आपने भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग की है, आपने भी एजेंसियों के साथ आपके अच्छे संबंध है, कई लोग, मैं भी जानता हूँ, मेरे भी व्यक्तिगत संबंध। हमारे देश में होनहार ऑफिसर है, एक से एक होनहार ऑफिसर, लेकिन काम करे कौन, काम करने देता कौन? यदि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाए तो ये हिंडनबर्ग में जितने भी नाम हैं सब जेल में मिलेंगे आपको। सब एजेंसी जानती है, लेकिन एजेंसी को जब आदेश ऊपर से ये होता है कि मुझे मनीष सिसोदिया अंदर चाहिए, तो फिर चाहिए, मुझे संजय सिंह अंदर चाहिए, चाहिए तो चाहिए, फिर कुछ भी कारण बताएं। मैं समझ गया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस मुल्क के बादशाह की फरमाइश पर ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां कंप्रोमाइज कर रही हैं अपनी इंटीग्रिटी से, और मुकदमे जैसे दर्जी कपड़े काट के सिलता है उस तरह से मुकदमे सिले जा रहे हैं, बिना सबूत के, बिना धागे के, बिना सुई के। और आज सुप्रीम कोर्ट ने, शब्द है दीपक भाई जी, कॉम्प्रोमाइज बहुत छोटा शब्द है। ये लेट गए हैं हमारे देश के शहंशाह के कदमों में, अपना दिमाग लॉकर में बंद करके आए हैं जी। नाम सुनते हैं, वारंट निकालते हैं, जो धारा सामने देखी वो लगा देते हैं। टाइगर, अंतिम सवाल, आपको लगता है अगर यही हाल रहा तो आने वाले 5-6 महीनों में, जिस तरह से मोदी जी इस वक्त इस लॉग ओवर खेल रहे हैं, और आज मैं देख रहा था कि तमिलनाडु में भी इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है, बंगाल में भी छापा पड़ रहा है, महाराष्ट्र में भी हरकत हो रही है, दिल्ली में तो आज आपने देख ही लिया कि किस तरह से 2 मामले हैं वो परसों हो रहे हैं, कल संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, फिर पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है, उनके यहाँ छापेमारी हो रही। आने वाले 5-6 महीनों में क्या आपको लगता है कि इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई जो बड़े बड़े विपक्ष के नेता हैं इनको टारगेट पर रखेगी, इनके यहाँ छापे पड़ेंगे, इनको गिरफ्तार किया जाएगा, इनको जेल भेजा जाएगा? क्या आपको लगता है कि विपक्ष का एक बहुत बड़ा तबका आने वाले दिनों में जेलों में बंद होगा? लास्ट क्वेश्चन, कल का सवाल है आपका, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, जवाब भी वही होगा। 2024 के चुनाव आते आते इंडिया गठबंधन के 60% नेता जेल में होंगे, जेल से चुनाव लड़ेंगे। मैंने कल भी कहा था आपको कि अभी देखिए नए डायरेक्टर आए हैं, नवीन जी, अब वो नए राहुल नवीन कैसे खेल होगा। मैंने कहा था कि बंगाल को भी घेरा जाएगा, डीएमके को भी घेरा जाएगा, मैंने ये शब्द यूज किए थे। आज हमने देखा वो आज शुरुआत हो गई, और तेलंगाना में भी आज शुरू हो गया मामला। तो मामला क्या आपको लगता है कि क्योंकि जो जज है, जहां तक देश की सरकार है, देश का लोकतंत्र है, तो जज उसमें चंद्रचूड़ साहब नहीं है, असली जज जनता है जो वोट देती, सरकार बनाती। ये जो असली जज है जनता, ये किस तरह से चीजों को देख रही है, और आपको क्या उम्मीद है कि देश की हमारी जनता जो है वो कम से कम लोकतंत्र के साथ समझौता नहीं करेगी, आने वाली जनरेशन के साथ समझौता नहीं करेगी, और लोग इस बार बहुत जिम्मेदारी के साथ वोट देंगे? 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे इस चीज को रेखांकित करेंगे। इस देश की जनता डबल इंजन सरकार, डबल इंजन की झूठ अब सहन नहीं करती। जनता अपने हिंदुत्व को अपने हिसाब से चाहती, किसी और का हिंदुत्व अपने सर पे लेना नहीं चाहती। जनता परेशान है, जनता अशिक्षित है, जनता बहुत ज्यादा संकट में है, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। आप मूर्ख नहीं है। इंदिरा गांधी जैसे पढ़े लिखे इंसान को भी जनता ने आईना दिखा दिया था
क्योंकि इंदिरा जी को भी जी। लग रहा था कि आईना खराब है, बल्कि चेहरे में धूल उनके थी। जी। वर्तमान शहंशाह को भी लगता है कि आईने पे मिट्टी लगी हुई है। एक बार 5 साल के लिए चेहरा धोने के लिए तो वापस भेजेगी सरकार, जनता। जी। जनता का कोर्ट, जनता की अदालत थोड़ा सा देर चलिए, से रिएक्ट करती है। चेहरे पे धूल है या आईने पे धूल है, ये गलतफहमी भी आने वाले चंद महीनों बाद ये इस पर भी फैसला होगा। और मुझे लगता है जनता जो है, जनता से ही ये देश चल रहा है। देश किसी संस्था और सरकार से नहीं चल रहा है। जनता ही इस लोकतंत्र की बुनियाद है और हम जनता पे ही छोड़ते हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं। टाइगर, आज आप आए और आज आपने खुलकर, एक ऐसे दौर में जब पत्रकारों को भी अब उठा उठा के जेल भेजा जा रहा है, ऐसे क्या दौर करें में भी दीपक आज आप सच बोल रहे हैं। मैं आपको वाकई सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता दीपक हूँ। भाई, मैं और आपको सैल्यूट देश को आज करता हूं। आप जैसे पत्रकारों की जरूरत है। कई पोर्टल्स ने, इवन अब सोशल मीडिया पे भी 2 दिनों के बाद लोग डर रहे हैं, चलिए, मुझे बोल रहे हैं कि थोड़ा सा संभल के बोलिएगा। एक आप ही बचे हैं जो मुझे कहते हैं कि टाइगर आप बोलिए। इसके लिए आपको धन्यवाद कि मुझे बोलने के लिए आप जगह देते हैं। धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। दोस्तों, खबरों में बस इतना ही। अब आप समझ गए होंगे कि देश की बड़ी एजेंसियां किसके इशारे पर कहां किस तरह की कार्रवाई कर रही हैं, और आप इस बात को लेकर कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो हमें अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करें, लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ बने रहें। मुझे उम्मीद है कि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह मुझे मिलता रहेगा, यानी कि इस चैनल को मिलता रहेगा। जल्द मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ, तो बने रहें मेरे साथ, यानी द खबरीलाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।